FedEx Flight 705 Positive rate. Gear up, please. एक रूटीन फ्लाइट थी फ्रॉम मेम्फिस टेनेसी टू सैन होजे कैलिफोर्निया यूएसए। जो उसके फ्लाइट क्रू थे उनको शायद ही पता था ये बात कि उन्हें जल्दी ही फेस करना पड़ेगा अ डिटरमाइंड अटैक जो कि उन सब को मारने के लिए आतुर था। फ्लाइट 705 कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगी। और बाद में जो इन्वेस्टिगेशंस हुई उसने रिवील किया एक मेटिकुलस प्लान एंड अ डेस्परेट मोटिव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आया हूं एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का। ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और इस शो जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं इस धरती पे घटित अलग अलग समय में अलग अलग दुर्घटनाएं डिजास्टर्स की। ये शो जैसा कि आपके फीडबैक मुझे बता रहे हैं आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, सो आई वुड लाइक टू पर्सनली थैंक यू ऑल फॉर लाइकिंग दिस शो एंड अप्रिशिएटिंग माय एफर्ट। और आज के शो में हम चर्चा करेंगे 1994 की एक घटना। 7 अप्रैल 1994 FedEx की फ्लाइट 705 कैलिफोर्निया जा रही है और बहुत ही सुहावना दिन है उस दिन उड़ाने के लिए जहाज। 9s and 2s here. सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन behind the cockpit in the galley area a disaster is just about to unfold. उस फ्लाइट के जो पायलट्स हैं वो कुछ ही सेकंड दूर हैं एक ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में कभी किसी ने पहले नहीं सुना था। Center emergency. He's had an attempted takeover. We need an ambulance, and we need armed intervention. Let me up! April 7, 1994 फेडरल एक्सप्रेस, जिसको हम सब जानते हैं फेडेक्स के नाम से, उनका वर्ल्ड वाइड हेडक्वार्टर्स है मेम्फिस टेनेसी में। ये कंपनी जो कि 170 देशों से भी ज्यादा में ऑपरेट करती है और तकरीबन रोज के 2 मिलियन पैकेजेस जो डिलीवर करते हैं ये लोग, इट वर्क्स ऑन अ वेरी टाइट शेड्यूल। मेम्फिस एयरपोर्ट पे जो फ्लाइंग कंडीशंस है वो एकदम परफेक्ट है और फेडेक्स की फ्लाइट 705 जो है इज जस्ट अबाउट टू टेक ऑफ फॉर सैन होजे कैलिफोर्निया और उसमें 3 मेंबर्स का फ्लाइट क्रू है उस फ्लाइट में। Has the afternoon flight to San Jose got any jump seaters on it? None at all? 42-year-old ऑर्बन कैलवे जो कि एक फ्लाइट इंजीनियर है, वो भी चाहते हैं कि इसी फ्लाइट में वो हिच राइड कर लें और उनके कुछ पर्सनल रीजंस हैं, उनकी उसी वजह से वो इस फ्लाइट को बोर्ड करना चाहते हैं इन 3 फ्लाइट क्रू के साथ। Thanks. जो फेडेक्स के एम्प्लॉयज होते हैं उनको ऐसी प्रिविलेज होती है कि वो फ्री राइड ले सकते हैं किसी भी प्लेन में और उनको बोला जाता है जंप सीटर्स। 39-year-old एंडी पीटरसन जो कि फ्लाइट इंजीनियर है, वो पहले शख्स हैं जो इस फ्लाइट क्रू के जो है मेंबर
वो अराइव करते हैं इस प्लेन के ऊपर। Andy Peterson. Auburn Callaway. पीटरसन जो है कैलवे को देख के थोड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हैं उनको देखने के बाद। My first thought was, well, scheduling has gotten, it's also called someone else out for the flight, and now we've got 2 engineers, so I said hey to him and then asked him if he was going to be riding out to San Jose with us, and he said he was, that he was going to ride the jump seat out. और वो जब पीटरसन जब अपनी प्री फ्लाइट चेक करते हैं तो उन्हें कुछ और दिखाई देता है। जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का जो ब्रेकर स्विच था वो ऑफ पोजीशन में था। वो इस स्विच को फिर से ऑन पोजीशन में सेट करते हैं। जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है जो कि रिकॉर्ड करता है सारी इन फ्लाइट कम्युनिकेशन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है इन्वेस्टिगेटर्स के लिए व्हेन दे आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट एन एयर डिजास्टर। और जितनी भी बड़ी कमर्शियल प्लेन्स होती हैं उसमें ये होना जरूरी माना गया है। The cockpit voice circuit breaker, it had popped out, which means the power's off to the cockpit voice recorder. So I'd never seen that before, and I thought, well, that's kind of weird. पीटरसन के बाद आते हैं 49-year-old पायलट डेविड सॉन्डर्स और 42-year-old को पायलट जेम्स टकर। वो दोनों प्लेन को बोर्ड करते हैं और they prepare the plane for a takeoff. Callaway. You mind if I hop around with you guys, California? No, not at all. I don't see any problems today. Everything looks good. You play the guitar. I play at it. He was very cool, calm, collected, nothing indicating anything was amiss. Actually, noticing there was a guitar case off to the right in front of the 9G net. But I couldn't wait to get in the cockpit and start going through cockpit checks because we had a lot to do. लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। पायलट्स को ये नहीं पता था कि कैलवे ही ओरिजिनली इस प्लेन को लेके जाने वाले थे। He was the original flight engineer of this flight 705, लेकिन पिछले ही दिन उनके और उनके क्रू ने अपने फ्लाइंग आवर्स को एक्सीड करा था सिर्फ 1 मिनट से, तो इसलिए उन सबको रिप्लेस किया गया था बाय द प्रेजेंट क्रू। और फिर भी जो है कैलवे किसी न किसी तरह ये वाली फ्लाइट में जाना ही चाहते थे। I think she'll fly. Oh, nuts and bolts, man. When I came back out on the airplane and went back up to the cockpit, I noticed that circuit breaker had popped out again. So I reset it and decided that I would see if it would stay in. Instead of calling maintenance at that time, that I'd just wait and see if it popped back out, that I would call maintenance because that is a no-go item. और अगर दोस्तों ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ऑफ होगा तो कॉकपिट में जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होगी वो नहीं हो पाएंगी। सैंडर्स और टकर्स दोस्तों दोनों ही एक्स नेवी थे। सैंडर्स पिछले 20 साल से फेडेक्स में कार्यरत थे और टकर जो थे वो पिछले 10 साल से इसी कंपनी में कार्य कर रहे थे। You want to fly this leg of the trip, or do you prefer the return trip? You never know when you're going to get another chance. I met Jim Tucker that afternoon. Jim had been with the company for 10 years. In fact, he was an instructor in the DC-10. Andy Peterson and I had a trip together. In fact, we flew to Paris one time. ये तीनों जो फ्लाइट क्रू थे वो पहली बार एक साथ काम कर रहे थे। तीनों में से कोई भी कैलवे को नहीं जानता था और ना ही जानता था वो कारण जिसकी वजह से कैलवे इस प्लेन पे सवार थे। Express 705, heavy runway 27, clear for takeoff. Express 705 cleared for takeoff. Lights if you want them. I mean clocks if you want them. Lights are coming on. We'll get the vertical speed wheel here in a minute. How's the checklist look? All right, before takeoff is complete. Your airplane? Set standard power, please, before they change their mind. Power is set.
Head checks. V1, rotate. Positive rate. Gear up, please. FedEx की फ्लाइट 705 नीले गगन में उड़ चली है और वो अपनी कैलिफोर्निया की तरफ पश्चिमी दिशा में चल पड़ी है। और जो मौसम है वो कैलिफोर्निया तक बिल्कुल साफ है और सब कुछ ठीक रहा एज पर शेड्यूल, तो वो वापस अपने घर पहुंच जाएंगे 10 घंटे के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ कार्गो एरिया में कैलवे जो है एक अलग ही प्लान बना रहे हैं। वो प्लान जिस पे वो कई दिनों से काम कर रहे हैं और कई दिनों से उसमें उन्होंने बदलाव और चेंजेस किए हैं। और जैसे वो बढ़िया चेस प्लेयर थे, कैलवे ने सब अपनी मूव्स सोच के रख रखी थी। थोड़ी प्रॉब्लम आई थी कि उन्हें फ्लाइट 705 के क्रू से हटा दिया गया था, लेकिन ऐसी कोई फिर भी प्रॉब्लम नहीं थी जिसकी कि वो कोप नहीं कर सकते हो। उस दिन सुबह अपने घर में कैलवे ने अपने प्लान्स में कुछ चेंजेस किए थे। जो फ्लाइट बैग उन्हें लेके जाना था इस फ्लाइट में, वो रिपेयर के लिए गया हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने सारा सामान पैक किया था एक गिटार केस में। क्योंकि वो जानते थे क्योंकि वो फेडेक्स के एम्प्लॉय हैं, तो इसलिए उनको प्रॉपरली सर्च नहीं किया जाएगा, थॉरली सर्च नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात कि वो गिटार केस जो है वो बहुत ही एक इनोसेंट सी चीज लग रही थी। Here you have a man who made some accomplishments that no other African American had ever made. कैलवे जो है उन्होंने ग्रेजुएशन की थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1974 में। उसके बाद वो टॉप नेवी फ्लायर बने और उसके बाद वो कमर्शियल पायलट भी बने। लेकिन पिछले 5 साल से जब से वो फेडेक्स में कार्यरत थे, वो एक फ्लाइट इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे थे। He was highly intelligent, a driven person to accomplish goals, and had before him an opportunity of a tremendously positive career. He was married and had children and family, and it just seemed as though he was almost part of the true American dream, just about the American family. और सुबह घर छोड़ने से पहले कैलवे ने अपने बिस्तर पे छोड़े थे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और उसमें थी उसकी लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। मेम्फिस छोड़े फेडेक्स की फ्लाइट 705 को अभी कुछ ही मिनट हुए थे, एंड इट वाज स्टिल क्लाइंबिंग थ्रू 5,300 मीटर्स। जो को पायलट थे जेम्स टकर, वो अपने खुद से ही प्लेन को उड़ा रहे थे, एंड ही वाज एंजॉयिंग द आफ्टरनून सन। और वो यूज कर रहे थे कंट्रोल्ड विंग स्टीयरिंग मोड। टकर के कुछ ही मीटर की दूरी पे बैठे हैं ऑर्वन कैलवे, जिनके पीछे थी फ्रस्ट्रेटेड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ brilliant career and a marriage which almost ended in tears. 2 minutes? 9s and 2s here. After takeoff is complete. और उनके दिमाग में चल रहा है एक बहुत ही खौफनाक प्लान। जो उनका गिटार केस है, it is packed with several hammers and a spear gun. और फ्लाइट क्रू की नजर से बचा के वो अपने वेपन्स को तैयार करते हैं। और अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्हें बहुत ही जल्दी काम करना पड़ेगा। स्पीड एंड स्ट्रेंथ वुड बी अ क्रिटिकल फैक्टर। कैलवे जो कि एक्स नेवी फ्लायर हैं और एक
मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए स्पीड और स्ट्रेंथ तो is an integral part of his character. The original plan was to take out his original crew, which would have only been 2 individuals. One was a female, much smaller than the crew that he wound up facing on Flight 705. No, I live in Fisherville. Fisherville. Great spot. I had the cockpit door locked open. I noticed that Calloway was walking up into the cockpit. I just caught him out of the corner of my eye and basically saw his, his arm coming up, and I thought, well, he's just coming up to sit and talk with us for a while. Excruciating pain, blinding pain. So much, in fact, that I never lost consciousness, but I lost useful consciousness for at least 45 seconds. A blow to the head will rattle the brain. It will shake it enough that the electrical connections momentarily are not working, and it can be anywhere from a complete, irretrievable loss of consciousness to simply a stun, or to what he describes as a period of time where he was somewhat aware of what was going on, but could not respond to it. I was slumped back like this, and he looked, I remember, right in my eyes as he passed over. It was almost probably like, well, the lights are on, but there's nobody home here. This guy is out of action, so I'll move on to the next person. Crew जो है, it is totally in shock and is confused. What I saw was simply a face and his eyes and an object coming down at me. I didn't discern any emotion or hate or anger. I just saw a threat, and I didn't really know what the threat was because it's so shocking. And for a crew member who is a pilot in uniform to attack another pilot is unheard of in the airline industry. बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन फिर भी टकर और पीटरसन जिंदा थे। कैलवे दूसरी तरफ जल्दी से कॉकपिट से बाहर निकल जाते हैं, and unaware of each other's injuries, the crew starts to mobilize. कैलवे के पास एक बहुत ही खौफनाक प्लान था। जो स्पीयर गन उन्होंने बिल्कुल कॉकपिट के बाहर ही रखी हुई थी, it could be a very deadly weapon. Sit down! Sit down! Get back to your seats! This is a real gun, and I'll kill you! There was a loud ringing in my ear, and I was a little unbalanced. But I saw this spear gun, and I thought, well, the only thing I can do is try to grab it. So I grabbed the spear. It sticks out of the spear gun about, 4 inches or so. So I grabbed it right behind the barbs and tried to hang on to it real tight. और तभी टक्कर वो करते हैं जिसके लिए कैलवे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, and he was not expecting this kind of a thing. वो अपने योक को पुल बैक करते हैं और प्लेन को डाल देते हैं in a steep 15-degree climb. और उससे क्या होता है दोस्तों, ये जो इंसान लड़ रहे थे आपस में, they are thrown out of the cockpit into the galley. I had already figured out that what I had in my hands is probably one of the best weapons available, and that was the aircraft itself. टक्कर जो थे दोस्तों खाली एक नेवी पायलट नहीं थे, वो एक कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने की A4 जहाज को उड़ाया था, और उनकी ये कॉम्बैट स्किल्स जो है बहुत ही बेशकीमती साबित होने वाली थी अगले कुछ मिनटों में. I was looking at this whole situation as if it was an air combat maneuvering situation. Get him! We're taught in the Navy and the fighter community is that, the first thing you want to do is engage the bogey, engage the bad guy. You make him predictable by engaging him, and you use his predictability then against him, and then you kill the bogey. Get him! Get him! Get him! लेकिन टक्कर खाली वहीं तक नहीं रुके, उन्होंने अपने प्लेन को एकदम रोल करना शुरू कर दिया towards the left hand side in a totally acrobatic manner, जिससे कि कैलोवे को डिसआर्म कर दिया जाए.
और जो है जो पीछे लोग लड़ रहे थे, पीछे जो आदमी आपस में लड़ रहे थे, वो भी रोल हो रहे थे towards the smoke screen on the left hand side. I knew that I had to do something very abrupt, very, very rough, and something that he would not be expecting. टकर को बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था कि वो इस तरह जो प्लेन उड़ा रहे हैं उससे क्या वो सॉन्डर्स और पीटरसन की मदद कर पा रहे हैं टू डिसआर्म कैलवे। और जो तीनों पीछे इंसान लड़ रहे थे वो भी जो प्लेन की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही जा रहे थे, एंड दे वर लूजिंग द फ्लाइट क्रू इन फैक्ट वाज लूजिंग ब्लड एंड स्ट्रेंथ। Tucker meanwhile continued to roll the plane while still maintaining a visual reference outside the captain's window. Get him, Andy, I got the airplane. So you roll the airplane over on its back and pull through completely in the vertical. But at this particular point, if I'd rolled the airplane over on its back, I wouldn't really be able to see what I was doing. This is not a bubble canopy that you have over the top. You're actually looking out. It's got expansive windows, but nonetheless, you roll this airplane over on its back, you can't really see that much of what you're doing. So I rolled it to about 140 degrees where I could still see out over the side as the airplane's nose was starting to come through. टकर उसके बाद रोल करते हैं this 250,000 kilogram DC-10 aircraft 240 degrees almost on its back पे ले आते हैं उस जहाज को। जितने भी जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं they are not supposed to be rolled above 60 degrees। पीछे गैलरी एरिया में जो है वो लड़ाई कंटिन्यू चल रही है और अब जो तीनों इंसान है वो आपस में लड़ रहे हैं ऑन द सीलिंग ऑफ द प्लेन। कैलवे किसी तरह से वो जो हैमर है अपना फ्री कर पाते हैं और सॉन्डर्स को हिट करते हैं उनके सर के ऊपर। दूसरी तरफ टकर क्या डिसाइड करते हैं, he pulls the yoke back and puts the plane into a steep descent। और जब वो एकदम स्टीप डाइव में प्लेन को डाल देते हैं, it is a very risky move but it is a very cunning move also। जब प्लेन को डाइव में डाला गया तो G-force of the dive has pushed these fighting men towards the smoke screen। और टकर इस प्लेन DC-10 से वो कर रहे हैं जो कि जिसके लिए कि वो प्लेन कभी डिजाइन ही नहीं किया गया है। वो चीजें ऐसी करतब इस प्लेन के साथ कर रहे हैं जिसके लिए वो डिजाइन ही नहीं किया गया है। कभी भी जो है DC-10 एयरक्राफ्ट को 695 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, लेकिन टकर उस जहाज को उड़ा रहे हैं और उस समय उसकी स्पीड है तकरीबन 800 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा। कभी भी हिस्ट्री में DC-10 एयरक्राफ्ट को इतनी तेजी से नहीं चलाया गया और फिर भी वो प्लेन सरवाइव कर गया हो। The airspeed indicator was maxed. It was all the way to what we call the barber pole. Couldn't go any faster, but you could tell that you were going quite a bit faster because of things you don't normally hear in a jet that size, and one is the incredible amounts of sound of wind coming across the cockpit. The plane is almost to the supersonic speed. With the increased airspeed, the airflow above the stabilizers is disrupted. और जो प्लेन के जो एलिवेटर्स थे वो अब जो थे आगे पीछे मूव कर रहे थे, and if this movement became more pronounced, वो एलिवेटर्स काम करने बंद हो सकते थे और टकर के पास कोई मींस नहीं रहेगा to break this plane come out of the dive. If I didn't pull out soon, the airplane was probably going to come apart because I was getting into
a phenomenon known as mock tuck, where the airplane is pitching over because the airspeed is increasing so much. The wind flow over the surfaces of the wings is doing things that it's not even designed to do. टकर के जो लेफ्ट हैंड साइड के ब्रेन में जो इंजरी थी वो पैरालाइज कर रही है उनके राइट हैंड साइड बॉडी के फंक्शंस। और वो एक और चीज नोटिस करते हैं कि वो प्लेन इतनी जबरदस्त स्पीड से उड़ रहा है क्योंकि उस प्लेन के थ्रॉटल लीवर्स हैव बीन सेट ऑन ऑटोमेटिक क्लाइंब सेटिंग फ्रॉम टेक ऑफ। प्लेन इस समय जबरदस्त वर्टिकल डाइव में है with its engine on almost full power। और टकर को क्या करना पड़ेगा, एक ही हाथ जो उनका काम कर रहा है उसको योक से हटा के उसको थ्रॉटल पे जाके उन थ्रॉटल्स को he has to now pull back। और जबकि पावर which is reduced to idle DC-10 अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। टकर ने ये सब इतने जबरदस्त मैनूवर किए थे प्लेन के साथ, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ कैलोवे जो थे वो जीत रहे थे उन दोनों इंसानों से। Calloway hit me with the third blow, which was in the top of my head, nearly rendered me unconscious. I began to gray out. At that very same time, it occurred to me we might lose this thing. और जबकि अब टकर बहुत ही धीरे धीरे प्लेन को इस वर्टिकल डाइव से बाहर निकाल रहे हैं, तो जो द फ्लटरिंग ऑफ द एलिवेटर्स इज नाउ इंक्रीजिंग। बैलेंस पैनल्स, द काउंटरवेट व्हिच हेल्प द पायलट maneuver the elevators, break free now and begin to wrinkle the skin of the stabilizer। और टकर के मन में इस बात का डर है if he pulls back too fast during the dive तो all the surfaces जो प्लेन के पिछले भाग में है वो सब टूट के गिर जाएंगे। सॉन्डर्स की जो ताकत है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ पीटरसन जो है he is bleeding profusely from his damaged temporal artery, लेकिन फिर भी किसी तरह वो अपने अटैकर को सबड्यू कर पाते हैं। The G-forces began to be reduced as he began to level off from pulling out of the dive. I saw the hammer in Calloway's hand. I then reached for the hammer with both my hands and pulled the hammer out of his hand. सॉन्डर्स को लगता है कि this was the turning point। दूसरी तरफ प्लेन भी अभी हाल फिलहाल के लिए सुरक्षित है। जब ये आक्रमण शुरू हुआ था उसके 1 मिनट के बाद टकर को फाइनली एक चांस मिलता है और वो मेम्फिस एयरपोर्ट को रेडियो करते हैं। Center emergency। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर केंट फ्लैशमैन और उनकी ट्रेनी रिसीव करते हैं टकर की ये इमरजेंसी रिक्वेस्ट। Aircraft with emergency, say again. Center, Aircraft with emergency, say again. listen to me. It's Express 705. I've been wounded. We've had an attempt to take over and Aboard the airplane. Give me a vector, please. Back to Memphis at this time. Hurry. Express 705, fly heading 095 direct Memphis. 095. direct to Memphis. Get me an ambulance and alert the airport facility. Hey, Memphis, you still with me? Affirmative 705, descend and maintain 10,000. Flashman takes action in case the attacker has the gun। अगर वो किसी तरह प्लेन को 3000 मीटर से कम की ऊंचाई पे ले आते हैं तो अगर कोई बुलेट होल भी होगा तो फ्यूसिलाज में तो तब उसकी वजह से सिवियर डिकम्प्रेशन नहीं होगा प्लेन। दूसरी तरफ टकर फिर से सुनते हैं लड़ाई इंक्रीज होते हुए इन दी गैली एरिया और वो अपना फिर से हथियार यूज करते हैं और वो हथियार जो उनके पास है वो है उनका एयरक्राफ्ट।
This maneuver freezes the men on the side of the aircraft. Let go of the spear! Look, just keep talking to me. Okay? Express 705, affirmative. If you need an ambulance, stand by and we'll get that for you. Yeah, we need an ambulance, and we need armed intervention as well. Make sure and notify the SWAT team he's asking for armed intervention. और फ्लैशमैन ये भी जानते हैं कि अगर कोई पायलट आर्म्ड इंटरवेंशन की रिक्वेस्ट करता है तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस request which is being made by the pilot. इसका मतलब होता है कि pilot wants some armed forces to storm the plane when it is landed on the airport. और इस situation में Memphis approach had to be alerted. We have an emergency. Express 705. He's had an attempted takeover on the aircraft. He's had an attempted takeover? Okay. Radar contact. Put him on 119.1. पॉल हैंडलिनो जो कि 44 years old हैं और एक बहुत ही experienced flight controller है, वो अपने radar screen पे देखते हैं FedEx की फ्लाइट 705 को, लेकिन उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि प्लेन एयरपोर्ट की तरफ ना आके किसी और दिशा में ही जा रहा था और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया हो। फ्लाइट कंट्रोलर्स जो हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो हैं, दे आर वॉचिंग हेल्पलेसली as the plane moves away from the airport. और उस दूसरी तरफ प्लेन में जो है the fight continues to gain the control of the aircraft. जो co-pilot हैं जेम्स टकर, he has been pushing the DC-10 to its limits. और अब वो क्या करते हैं? He freezes the wheel around, throwing this massive aircraft into the opposite direction. टकर जो है अपना सारा मिलिट्री एक्सपीरियंस इस फ्लाइट को उड़ाने में लगा रहे हैं and he is keeping his maneuvers जो है बिल्कुल भी भनक नहीं लगना दे रहे किसी को भी कि अगला उनका मूव क्या होगा और वो इस प्लेन के साथ क्या करेंगे। Here I am, all alone in the cockpit. The fight is still going on in the back. I don't know who's winning. I don't know who's losing. And that was about the only time I really had time to be frightened. And it was a very horrifying situation at that point, thinking that quite possibly Auburn was winning. अटैक शुरू होने के 3.5 मिनट बाद कैलवे जो कि इंजर्ड हो चुके हैं, he has been pinned down, लेकिन फिर भी वो स्पीयर गन पे अपना कंट्रोल नहीं छोड़ रहे हैं। The anger was coming in then, and so when I hit him, it was with the intent to disable him and eliminate his ability to fight. Not kill, but to injure him sufficiently that he could fight no more. So when I swung the hammer, it was with all the strength that I had. सॉन्डर्स और पीटरसन जो है किसी तरह थोड़ा बहुत कंट्रोल गेन कर पाते हैं कैलवे के ऊपर। सॉन्डर्स जो है चिल्ला रहे हैं, टकर को बुला रहे हैं कि वो आके उनको मदद करें, लेकिन वही तो अकेले इस प्लेन को उड़ा रहे हैं इस टाइम। I've contact Memphis approach on 119.1. They are aware of your emergency. Jim, quick, Jim. Request a single frequency approach. Single frequency approach, Roger. We'll pass that along. 119.1. Put it on autopilot. Come on, Jim, quick! Get back here. But you have to understand that that's probably the strangest request that I've ever had, come my way, because here I am, the only one up front in the cockpit now, and for me to go ahead and get up and go to the back means I've got to, first of all, stand up, which I didn't know until the particular time when I tried to stand up. It was very, very difficult to do so. टकर जिनका की फ्रैक्चर्ड स्कल है और उनकी आधा शरीर ही अब काम कर रहा है,
He puts the plane on autopilot and tries to struggle out of his seat to help his colleagues. Hey, wait a minute, I'm coming. अब जो है कोई भी प्लेन नहीं उड़ा रहा है. Okay. 705 Heavy, how do you hear? क्योंकि जो प्लेन के जो gyros थे, they have not stabilized sufficiently for the autopilot to take over. दूसरी तरफ पॉल कैंडेलिनो FedEx की फ्लाइट 705 से कांटेक्ट स्थापित करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है. वो अपनी रेडार स्क्रीन्स पे देख रहे हैं कि प्लेन पहले उत्तर दिशा में बढ़ा, फिर पश्चिम दिशा में मुड़ा और फिर फाइनली दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ गया, अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट. सिर्फ खामोशी ही खामोशी मिल रही थी उन्हें. प्लेन के ऊपर कुछ भी हो सकता था उस क्षण. As I stepped into the forward cargo area, I was absolutely amazed at what I was seeing. All three of the individuals are completely covered with blood. Auburn Calloway on his back. There are papers everywhere in the back. You can see where the jump seats, which is just a normal commercial airline seat, has had the covers torn off. There's bloody footprints on the top of the ceiling. There are coats that have come out of closets. It's total carnage in the back. सैंडर्स ने जो है कैलोवे से को डिसआर्म करने के बाद टकर को वो दे देते हैं स्पीयर. You move on, kid. You keep him contained. I'm going to get the airplane. Go get the airplane. और दूसरा वो डिसाइड करते हैं उसके बाद कि सॉन्डर्स ही प्लेन को उड़ाएं वापस मेम्फिस एयरपोर्ट की तरफ. You take this. टक्कर जो है वो चाहते हैं कि जितने भी हथियार हैं उनको कैलोवे से एकदम दूर ही रखा जाए, और वो सॉन्डर्स को बोलते हैं कि वो इन सब को वापस कॉकपिट में ही ले जाएं. In an emergency situation, it's expected that the captain of the airplane will fly the airplane. I was in somewhat of a daze because of the fight. I wasn't sure of the direction of the airplane. I wasn't sure of the condition of the airplane, but it appeared to be flying okay. I was bleeding excessively from the top of my head. I couldn't see out of my left eye. I thought the fight was over. I mean, I had hit Calloway 4 times in the head with a 20-ounce framing hammer as hard as I could swing it. He had stopped fighting, and he was bleeding, and he looked like he was severely injured. टक्कर अब ये भी नहीं बता पा रहे थे किसी को कि वाकई में कि वो उन्होंने स्पीयर को पकड़ भी रखा है कि नहीं रखा, क्योंकि जो उनके दिमाग पे सिर पे जो ब्लोज मारे थे हैमर से कैलोवे ने, उससे जो था उनके दिमाग में एक क्लॉट जम गया था, which had damaged his sense of touch. Let me up! Let me up! I won't fight anymore, please! I can't breathe! कैलोवे के जो सिर पे कितने ही चोटों के निशान थे, लेकिन फिर भी उन पे भरोसा नहीं किया जा रहा सकता था, और दोनों ही पायलट ये बात भी जानते थे कि उनकी ताकत भी खत्म ही हो रही है. थॉन्डर्स जो कि वापस अपनी सीट पे आ चुके थे, उनको इस जहाज को किसी न किसी तरह शीघ्र जल्दी से जल्दी जमीन पे उतारना था. Memphis, can you hear me? Is this Express 705 Heavy? 705 Heavy, yes. Express 705 Heavy, Memphis. Roger, I do hear you. You can proceed direct to Memphis if able. Expect runway 9er. The altimeter is 30.29er. You understand we're declaring an emergency. We need security to meet the airplane. We'll stop on the runway if we can. कैप्टन सैंडर्स जिन्होंने अभी अपना चश्मा नहीं पहन रखा है, और दूसरी बात उनकी आंख में भी खून टपक रहा है, उनको ऐसा लगता है कि वो वापस एयरपोर्ट की तरफ ही हैं, लेकिन जो प्लेन है वो एयरपोर्ट से दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है, और वो भी उस स्पीड पे जो कि 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा है.
Roger. Express 705 Heavy, is the situation under control or is it still in progress? We appear to have it under control. कैंडेलिनो जो है पायलट को वार्न करना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात से डर रहे हैं कि शायद जो क्रू है अभी भी अंडर अटैक होगा और वो अपने अटैकर्स को मिसलीड कर रहे होंगे by going in the wrong direction. Express 705 Heavy, are you able to turn toward the airport? Yeah, give me a vector. 100 Vector Memphis. सॉन्डर्स अब प्लेन को ऑटो पायलट से हटाते हैं और वापस मेम्फिस एयरपोर्ट की तरफ अपना DC-10 एयरक्राफ्ट मोड़ देते हैं। We're turning to the airport now. अभी तक तो कुछ क्षण के लिए सिचुएशन इन दी DC-10 aircraft seems to be normal, under control, लेकिन a potential disaster is just some time away. दूसरी तरफ मेम्फिस एयरपोर्ट पे सारी इमरजेंसी सर्विसेज एकदम पोजीशन में अपनी आ जाती हैं। We need security to meet the airplane. We'll stop on the runway if we can. एक FedEx का plane is about to land at the airport और जबकि उसमें सवार जो तीनों फ्लाइट क्रू हैं वो पूरी तरह घायल हो चुके हैं और एक इंसान ने उसको हाईजैक करने की भी कोशिश करी थी। Paramedic David Teague is among the first to get the call. They came over the loudspeaker system from the air traffic control center, and I was new to the area, so I wasn't able to understand them real well. But I got the words hijacking and some other stuff, and was advised that there had been a hijacking on an airplane, and then dispatched us out to the runway where the plane was going to be landed. ये प्लेन मुड़ तो रहा है टुवर्ड्स दी सेफ्टी ऑफ दी मेम्फिस एयरपोर्ट, लेकिन उसमें भी वहां पे भी एक जबरदस्त प्रॉब्लम है। जो लैंडिंग वेट होना चाहिए एक जहाज का लैंड करते समय, उससे इस जहाज का वजन 16,000 किलो ज्यादा है और इसमें अभी तक 38,000 किलो फ्यूल भी है जो कि बचा हुआ है। किसी और इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट्स के पास टाइम होता है और अपॉर्चुनिटी होती है टू डंप दिस एक्सेस फ्यूल, लेकिन सॉन्डर्स ये जानते हैं कि जो लीवर्स और स्विचेस हैं वो काफी दूर हैं उनसे और वो सेफली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे उनको इस सिचुएशन में। You'd have to get up and go back to the engineers panel where the fuel dumping switches are and set up the engineers fuel panel to dump fuel. So it's virtually impossible for, say, the captain to dump fuel while he's attempting to fly the airplane. दूसरी तरफ कैलवे ने अभी भी हार नहीं मानी है। वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं अभी भी फाइट बैक करने की और वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं अपनी बॉडी टुवर्ड्स दी जंपर सीट और उनके ऊपर हैं टकर और पीटरसन। वो कोशिश कर रहे हैं, कैलवे हर संभव कोशिश कर रहे हैं किसी तरह अपने पैरों पे वो खड़े हो सके जहां पे कि उस पोजीशन में उनको फिर से एडवांटेज मिल जाएगा इन दोनों घायल साथियों के ऊपर। He was using his thumbs to go ahead and try and push my eyes out, doing everything he possibly could to break Andy and I down as a team. You know, we could handle them together, but we certainly couldn't handle it one-on-one. So certainly a fight against the clock. Auburn's getting stronger. You know, we're getting weaker. I knew if he ever got back in the cockpit, we were history. I just knew we had to keep him. Somehow, we had to keep him from getting back in that cockpit. Approaching 7,000 feet, the fight in the back started again. And it was as violent and as loud as when I was in the back in the midst of the fight. It became so violent and loud that approaching 7,000 feet, I decided that I was going to level the airplane, turn on the autopilot, go to the back of the airplane, and kill Callaway. It was so severe, I thought that had to be done. उस प्लेन से मेम्फिस एयरपोर्ट जो था वो 40 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रह गया था
और सॉन्डर्स को जानते थे कि उनको किसी न किसी तरह ये लड़ाई शीघ्र खत्म करनी है। I released the seatbelt, climbed out of my seat, headed to the back of the airplane, and Jim Tucker said to me, "David, I think we have him under control now." I said, "Are you sure?" Yeah, he is. He said, "I think we have him under control." I went back to the seat, climbed into the left seat of the airplane, continued the descent on down toward the airport. Express 705 Heavy, verify the situation is still under control? Yeah, it's sort of under control. Wind is 030 with 5, clear to land runway 9er. Clear to land? ये जो डिले हुई थी जिसकी वजह से सॉन्डर्स एक बार अपनी सीट को छोड़ के पीछे मदद करने गए थे, उसकी वजह से क्या हो गया है दोस्तों कि प्लेन जो है बहुत ऊंचा है और बहुत तेजी से चल रहा है, और वो अब जो प्लेन को है उतनी जल्दी से स्लो डाउन नहीं कर पाएंगे, और उनका प्लेन जो कि ऑलरेडी ओवरवेट है इस सिचुएशन में, he would not be able to slow down the plane in time for a landing at runway 19. I'm coming around to 36 left. रनवे 36 लेफ्ट जो था वो रनवे 19 से तो लंबा था, रनवे 36 लेफ्ट जो था 2800 मीटर का था, और वो जो रनवे था 36 लेफ्ट वो इनके फ्लाइट प्लान से एकदम परपेंडिकुलर दिशा में था, और अगर इनको सॉन्डर्स को उतारना है अपना जहाज उस रनवे पे तो उनको कई सारे टर्न्स लेने पड़ेंगे। वो जो मनूवर करेंगे वो एक फाइटर प्लेन के लिए तो बिल्कुल एक नॉर्मल बात थी, लेकिन एक ओवरवेट DC-10 और उसके ऊपर से एक घायल पायलट के साथ ये मनूवर जो था बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा था। पहले सॉन्डर्स को लेना था एक 90 डिग्रीज का राइट टर्न और इस रनवे के पैरेलल उड़ना था, और उसके बाद बहुत ही शार्प 180 डिग्रीज का टर्न लेना था उन्हें। Okay, Express 705 Heavy, runway 36 left, cleared to land, cleared visual approach 36 left, wind is 050 at 8. Bank angle. जो कंप्यूटर वार्निंग्स उन्हें मिल रही थी उनको सॉन्डर्स को बिल्कुल इग्नोर करना था, एंड ही हैड टू पुश दिस DC-10 एयरक्राफ्ट टू इट्स बियॉन्ड इट्स ऑपरेटिंग लिमिट्स, और अब जो था प्लेन वाज almost on its sides. All of a sudden, he just turned it up on his wingtip, looked like a fighter jet, and put it in a real tight turn, and then disappeared down behind the terminal. When he got down low enough, we couldn't see him. And at first, I thought he might have crashed because there was some construction going on the airport at that time, and there was some smoke coming up south of the terminal, kind of where we were going. दूसरी तरफ पीछे गैली में एक हथौड़ा पड़ा हुआ है और तीनों इंसान हर संभव कोशिश कर रहे हैं उस हथौड़े तक पहुंचने की। ये जो है कैलोवे के लिए आखिरी चांस हो सकता है। सॉन्डर्स ने 90 डिग्रीज का टर्न ले लिया है दक्षिण दिशा में, एंड इन द डाउनविंड लेग, and he is flying parallel to the runway 36 left. The airplane was probably at about 300 feet above the ground at that time. The throttles are at idle. They've been at idle since I left 7,000 feet. That's an extremely unusual engine power setting to land a big airplane. You always land, make the approach with power on, a lot of power on. In this case, it was at idle because I wanted the airplane to slow down so that we would not exceed the limits of the landing gear and the flaps, so that we would touch down at or below 195 knots. सॉन्डर्स का जो जहाज है उसके जो लैंडिंग गियर है वो डाउन हो चुका है और फ्लैप्स जो हैं पूरी तरह एक्सटेंड कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत फास्ट डिसेंड कर रहे हैं
and he has also been bombarded by the computer warnings which are coming automatically. जो रनवे 36 लेफ्ट था वो दोस्तों 2800 मीटर लंबा था और एक DC-10 को सिर्फ 1900 मीटर ही रनवे चाहिए होता है टू स्टॉप, लेकिन चूंकि ये प्लेन बहुत ज्यादा भारी था और बहुत ज्यादा फ्यूल था तो हो सकता है 2800 मीटर का रनवे भी इस पर्टिकुलर जहाज के लिए इस सिचुएशन में छोटा पड़ जाए। दूसरी तरफ कैली में पीटरसन जो है पहली बार इस लड़ाई में उस हथौड़े तक पहुंच पाते हैं, लेकिन उसको ऑपरेट नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस। You gotta hit him, Andy! You gotta hit him! I was almost like pleading with him, and I told him, I said, Andy, you got to hit him. He's about ready to take us down. And I guess I gave him kind of a blank stare of, what are you talking about? And he looked at me real stern like a father would look at his son, saying, you've got to do this. And he said, hit him. जो DC-10 एयरक्राफ्ट था वो रनवे से कुछ ही मीटर ऊंचा उड़ रहा था और स्पीड उस समय उसकी थी 382 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉन्डर्स यही होप कर रहे थे कि वो अपने टायर को ब्लो आउट ना कर दे या वो क्रैश ना कर दे अपने जहाज को रनवे के पार, लेकिन किस्मत की बात कही है कि सारे जो 10 के 10 टायर थे इस प्लेन के, they were able to withstand this landing pressure और कैप्टन सॉन्डर्स जो है वो अपने प्लेन को रोक पाए थे सिर्फ 300 मीटर रनवे के खत्म होने से पहले। जो तीनों फ्लाइट क्रू हैं ऑफ दिस FedEx flight 705 are on the ground, have landed their plane on the ground, but they are still not out of danger. Blow the door. The chute is covered with kind of a talcum powder, so it won't stick when it needs to be deployed, but it made it slick trying to go up. The police and firemen tried to climb up the slide. One fireman made it almost all the way to the top, and I leaned out the door of the airplane and pulled him on board. Who's the bad guy? That's the attacker. There was blood all over the floor, all over the ceiling. The seats in the little area were just covered with blood. You got any handcuffs? If not, you better get some, because that son of a bitch is still dangerous. I need handcuffs. Can you throw me some handcuffs? Teague has thrown a pair of handcuffs. Stand here in the middle of the chain. Ouch! Get your foot off! You're hurting me! Ow! सॉन्डर्स जो है he holds Callaway down. टीग जो है जिनको की हैंडकफ्स भेजे गए थे ऊपर, and he is the first person to board the plane. In fact, he examines Peterson, जिसमें कि जिनके के पास अब कोई उनकी नब्ज भी नहीं नजर आ रही थी कीग को, and he is the first flight crew to leave this aircraft. सॉन्डर्स जो थे वो आखिरी इंसान थे जिन्होंने इस प्लेन को छोड़ा था। Standing in the door of the airplane, I had a sense of euphoria I've never experienced before or since. It was the sense of we had been there, and we came back and we won. And due to the strength and courage of its crew, the FedEx
DC-10 aircraft had safely landed home. इन तीनों फ्लाइट क्रू ने विथस्टैंड किया था इस डिटरमाइंड अटैक फ्रॉम अ को-वर्कर और तीनों जो थे काफी जख्मी हो चुके थे। टक्कर जो थे उनके दिमाग में घुस गए थे सम बोन चिप्स और एंडी पियर्सन जो थे उनकी हालत तो बहुत ही नाजुक थी बिकॉज ऑफ द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। इन दोनों की हालत जो थी बहुत ही नाजुक थी और जो वुंडेड मेन थे दे वर रश्ड टू द रीजनल मेडिकल सेंटर एट मेम्फिस। जो कैप्टन थे सॉन्डर्स, ही शेयर्स एन एम्बुलेंस विद टकर और अब इसी राइड के दौरान ही वो जान पाते हैं और समझ पाते हैं द एक्सटेंट ऑफ सिवियरिटी ऑफ द इंजरी ऑफ हिज को-पायलट। टकर को इमरजेंसी में लेके जाया जाता है ऑन अ स्ट्रेचर। सॉन्डर्स जो है उनको भी मदद मिलती है लेकिन कम से कम वो अपने आप चल तो पा रहे थे। दूसरी तरफ कैलवे जो कि खुद भी घायल हो चुके थे काफी एंड ही वाज नाउ सबड्यूड टोटली, उनको भी उसी इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी में लेके जाया जाता है और सबके दिमाग में एक ही जो सवाल था वो ये था कि आखिरकार क्यों कैलवे ने अपने साथियों पे ही अटैक किया था। और उसके बाद धीरे धीरे पूरी कहानी सबके सामने आई। कैलवे जिनको कि 1990 में डाइवोर्स हो गया था उनका और वो फिर भी डाइवोर्स के बाद भी अपनी एक्स वाइफ और 2 बच्चों को सपोर्ट कर रहे थे। वो चाहते थे टू सिक्योर द फाइनेंशियल फ्यूचर ऑफ these 3 former family members of his. He was very interested in the welfare of his children, very interested that they not live the kind of childhood he had lived. Evidence for a suicide mission against FedEx increased, जबकि investigators ने जब इस जहाज को सर्च किया तो उन्हें एक लेटर मिला जो कि कैलवे ने अपनी एक्स वाइफ के नाम लिखा था। Dear Pat, I want you and the kids to know that I lived for you. I thought of your welfare every day. Though, for example, how can I guarantee having enough money for Keela and Bernie's Stanford education? He was obsessed with his financial well-being. He was interested in his children. I tend to believe he's interested in his marriage. And I know his marriage was coming apart, or had come apart, basically, at the time of this incident. But I suspect he was also a difficult man to be married to. अप्रैल 7, 1994 तक आते आते कैलवे को शायद लग गया होगा कि उनका अब करियर भी खत्म होने वाला है। उनके लिए जिंदगी एक के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट बनती जा रही थी। पहले उनकी वाइफ के साथ डाइवोर्स हुआ था, उसके बाद उनके बच्चे जिनको कि वो यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेज पा रहे थे और उसके बाद उनका कैरियर जो ही वाज अ ब्रिलियंट फाइटर पायलट जो कि ही हैड एंडेड अप बीइंग अ फ्लाइट इंजीनियर ऑन अ कार्गो प्लेन और शायद वो भी उनका जॉब छीनने वाला था उनसे क्योंकि अगले ही दिन उनको रिपोर्ट करना था एक फेडेक्स की इंक्वायरी कमेटी के सामने क्योंकि वो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उन्होंने कुछ कंपनी को फॉल्सिफाइड रिपोर्ट्स दी थी। During our investigation, it appeared that he had overestimated the number of hours of flight experience that he had, and that the company was taking a look at this. कैलवे को ऐसे लगने लगा था कि शायद उनका जॉब भी उनसे छिन जाएगा और उनकी उम्र उस समय 42 इयर्स थी और उनको लग रहा था कि उनका प्रोफेशनल कैरियर अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। एंड उसके बाद ही केम अप विद दिस सॉल्यूशन। The goal is to leave my children well off. The goal is to escape, I guess, the pain of this life
I can't continue to participate in his life and still leave them well off because I'm fixing to lose my career, and I won't have the ability to provide for them like I'd like to. But my life has value if it's given in an accident. कैलवे क्या करते हैं, उनको जितने भी फंड्स मिल सकते थे उनको कैश करते हैं और अपनी एक्स वाइफ के नाम एक चेक भेजते हैं $54,000 का। लेकिन उनकी जो लाइफ इंश्योरेंस थी वो इट वाज वर्थ $2.5 million कि अगर उनकी डेथ हो जाती है इन अ वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट में। I would much rather go on a date, time, place, and a method of my own choosing. I resolved some time ago that the next time my security and future is threatened or seriously jeopardized, it's time. My time to go. और कैलवे को ऐसा भी लग रहा था कि शायद उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा कि अगर वो प्लेन को किसी तरह क्रैश कर पाए तो। और अगर ये कैलवे का खुद का आइडिया था तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग करी थी। उन्होंने अपने साथ बहुत ही अनयूजुअल इक्विपमेंट्स लिए थे। उन्होंने अपने साथ लिए थे हैमर्स और स्पीयर गन। हो सकता है कि अगर वो बम यूज करते या गन यूज करते तो इसके बाद जो था कुछ निशान वो छोड़ जाते, लेकिन इसका इन इक्विपमेंट्स को यूज करने का ये उनका मकसद था कि कोई पीछे निशान ना छोड़ पाए और वो फ्लाइट क्रूज को इंजर करने के बाद प्लेन के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे। I believe it would have been impossible to tell the difference in the type of injuries that a hammer would have made with the type of injuries that you might sustain in a large crash. Auburn had spent the week leading up to this incident preparing to die and basically get his affairs in order. कैलवे दोस्तों जहाज बोर्ड करने से पहले एक वकील के पास भी गए थे और उन्होंने अपनी विल में कुछ बदलाव किए थे। He left his will and testament on his bed so that it would be easily found. किसी क्रैश को एक एक्सीडेंट साबित करने के लिए एक बहुत ही उसमें अगर करना चाहे कोई तो उसमें एक बहुत ही की ऑब्स्टिकल था और वो था प्लेन का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कि कॉकपिट में होने वाली सारी बातचीत रिकॉर्ड करता है। और अगर वो स्विच ऑफ कर दिया जाए किसी कारणवश तो कॉकपिट में होने वाली कोई भी कन्वर्सेशन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। I think she'll fly. As long as all the nuts and bolts are there. Yeah. अगर पीटरसन अपने प्री फ्लाइट चेकअप में ये डिस्कवर भी कर दे कि वो स्विच ऑफ है तो इट वुड बी अ सेटबैक, लेकिन कैलवे ये जानते थे कि उनको सिर्फ आधे घंटे और प्लेन उड़ाना पड़ेगा कि उसके बाद जो है एनी इनडिस्क्रिमिनेटिंग जो रिकॉर्डिंग्स होगी वुड बी गॉन फॉरएवर फ्रॉम दिस recorder. Now, I think he was going to do something very, very horrible with it. Something along the lines of what we've seen on 9/11. क्योंकि उसकी लेंथ ही दोस्तों आधे घंटे की होती है टेप्स की। और अगर कैलवे किसी तरह इस प्लेन पे कंट्रोल गेन कर पाते तो इस प्लेन में जिसमें कि इतना ज्यादा मात्रा में फ्यूल था उसको वो किसी भी अपनी मनचाही जगह पे उस प्लेन को क्रैश कर सकते थे और हो सकता है कि वो फेडेक्स के जो हेडक्वार्टर्स था उसी पे जाके क्रैश कर दे अपने इस DC-10 एयरक्राफ्ट को, जिससे कि कितने ही लोग मारे जाते और जो कंपनी है वो बिल्कुल क्रिपल्ड हो जाती। ये हो सकता है उनके लिए एक अल्टीमेट रिवेंज हो, जिससे कि वो चाहे अब कंपनी से लेना, कंपनी ने उनके खिलाफ जो भी इनजस्टिसेस करी होंगी उसका हो सकता है ये अल्टीमेट बदला हो उनके द्वारा। The company may never have
figured out exactly why that airplane crashed back into the hub. Well, after 9/11, there were a lot of improvements to our security program, both in the United States and worldwide. Our cockpit crew members are the most highly checked and monitored group of people in the world. I only know of this one incident in my 46 years of aviation experience where a crew member was involved in something like this. FedEx की फ्लाइट 705 जो थी सिर्फ आधे घंटे ही हवा में थी, लेकिन उस आधे घंटे का जो प्रभाव होगा वो कितने ही सालों तक लोगों पे बना रहेगा. He was convicted of attempt aircraft piracy, an offense that carried a minimum of 20 years confinement and up to life in prison. Although Callaway pleaded temporary insanity at his trial, लेकिन jury ने उनकी बात नहीं मानी and he was convicted. August 11th, 1995 को he was sentenced to life imprisonment और उसके पास पैरोल का भी कोई चांस नहीं है. The pilots on Flight 705, they are the real heroes. It is amazing that they were able to do what they did, given the injuries that were inflicted upon them. When someone's struck with a hammer on the skull, there can be linear radiating cracks that go out on the skull. And then if it's hard enough, there may well be in-driven bone right at the site where the hammer head hits the skull and drives it into the skull. This is a replica of my skull cap. It was put together by use of a CAT scan protocol to give the proper shape of my skull and also the shape of the defect that we're dealing with here. This is the area that I was hit on the left parietal. For a year and a half, I was actually walking around in this configuration. It took 2.5 years to recover completely because I had to learn how to walk, talk, and chew gum all over again. I had 3 major operations. I operated on him twice more after his initial injury and then followed him through his rehabilitation. They can fashion a piece of material to fit the exact size of the defect, the shape of the skull, and of course the thickness of the skull as well. It's a blown acrylic called an HTR or hard tissue replacement. He had difficulty with speech, difficulty with sensation and motor strength on the right side, and he came back to where he can now probably, if he wanted to, break my fingers with a handshake. May 26, 1994 को ये तीनों जो flight crew members थे of the FedEx Flight 705 were awarded the gold medal by the Airlines Pilot Association और उनको ये अवार्ड मिला था फॉर हेरोइज्म और ये हाईएस्ट अवार्ड था जो कि एक सिविलियन पायलट को मिल सकता था. लेकिन जो इंजरीज इन तीनों ने सस्टेन करी थी उसकी वजह से तीनों में से किसी को भी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया कि which declared them fit to fly commercially. I always thought, I'm going to fight, I'm going to overcome this thing. Except that that's when they found out that I had a slight seizure disorder. I'm seizure-free, but it's because I had to take medication. And the only way for me to be able to fly without somebody with me is to be off of medication. At this particular point, it's been ascertained that I'll never be able to do that. I'll be on medication for the rest of my life. I miss the flying. Every time I see an airplane go over, I wonder where it's going. So I miss that part of it. But I really cherish the fact that, I'm still alive and able to be with my family. The bond of pilots and what you do together in the airplane, outside the airplane, and all that, I miss that. I miss it very much.
सो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड। आप सुन रहे थे आपका फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स, जो कि आ रहा था आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और आज के शो में हमने चर्चा करी थी 7 अप्रैल 1994 की एक घटना, द attempted hijacking of the FedEx flight 705। अगर आपको मेरे शो के रिगार्ड्स कोई फीडबैक देना हो, और मैं आशा भी करता हूं कि आपको ये शो पसंद आया होगा, और आप अगर चाहें मुझे फीडबैक देना अपना, तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com, यानी कि bhambri.r@gmail.com। तो दीजिए इजाजत मुझे, यानी कि आपके दोस्त, आपके होस्ट भामरी को समेटने की आज का शो। मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन, ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे। और शो होगा आपका फिर वही फेवरेट चिर परिचित शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स, और करेंगे हम उस शो में चर्चा किसी और नई दुर्घटना डिजास्टर की। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस।